गुलिस्तान न्यूज के दिल्ली स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। 5 बज चुके हैं। 5 के पंच के इस खास प्रोग्राम के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। हर रोज हमारी कोशिश रहती है कि कुछ बड़ी खबरें आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचे और आधे से 1 घंटे में वो तमाम बड़ी डेवलपमेंट्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स के हवाले से हो या फिर कुछ और मामलात हों, आम लोगों से जुड़े हुई बातें हों, वो इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचे। कुछ बड़ी खबरें चंद मिनट्स हम लेते हैं, एक एक करके आपके सामने अलग अलग पड़ाव में दाखिल होकर खबरें रखते हैं और तज्जिया करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं, 5 के पंच में खबरों का तज्जिया भी हो सके, निचोड़ निकाले और सही और सटीक खबर आप तक पहुंचे और आपका रद्द-ए-अमल भी हम तक पहुंचता रहे। आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। आज भी अलग अलग मौज़ूआत है। आज बैनुल-अक़वामी सतह पर लेबर्स डे मनाया जा रहा है, यानी श्रमिकों का दिन आज मनाया जा रहा है। किस हालत में जम्मू कश्मीर के अंदर श्रमिक हैं, मजदूर हैं, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, फैक्ट्स फिगर्स क्या कहते हैं, डिटेल वाइज आंकड़े आपके सामने रखूंगा और साथ ही कुछ और मामला भी बयान जिसमें वार पलटवार की सियासत आज देखने को मिली है और जम्मू कश्मीर के अंदर अहम शख्सियात आमने सामने हैं। G20 को लेकर तैयारियां, लेकिन उससे पहले एक अलग किस्म की बहस एक अलग रंग में, अलग रूप में हमारे सामने शुरू हुई है। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में आपको वो बिल्डिंग या वो इमारत भी दिखाएंगे जहां पर शायद सरकारी कामकाज होना चाहिए था, सरकार के खजाने से करोड़ों रुपए निकले, खर्च हुए, लेकिन आज जानवर इसके अंदर रखे गए हैं। किसका मंसूबा था, क्यों फेल नजर आया, कौन जिम्मेदार है, डिटेल्स आपके सामने बस थोड़ी देर में। लेकिन शुरुआत 5 के पंच की 5 बड़ी खबरों के साथ। टॉप 5 में आज वो 5 बड़ी खबरें जो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है, जिन पर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आते हैं, अपना फीडबैक हम तक पहुंचाते हैं। आपका रद्द-ए-अमल बहुत जरूरी रहता है। वहां पर आप अपने कमेंट्स या ओपिनियन के जरिए अपनी आरा पेश करते हैं। तो टॉप 5 की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अदालत की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, या प्रयागराज जिस शहर का नाम अब बदल कर रख दिया गया है, आज मथुरा शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाजे पर शाही ईदगाह और यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अर्जियों पर इंतहाई अहम फैसला सुनाया है। ये वो मामला है, पिछले साल आपको याद होगा कि सितंबर अक्टूबर में काफी सुर्खियों में आया जब सर्वे हुआ एक कदीम मस्जिद का, जिस पर कुछ दावे हिंदू बरादरी की तरफ से किए गए और बात अदालत तक जा पहुंची। आज हाईकोर्ट ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ मथुरा के जिला जज को नए सिरे से समाअत का हुक्म जारी करने को कहा है। यानी सभी फरीकैन को, हर तरफ के जो लोग हैं, एक तरफ जो मुस्लिम फरीक है, हिंदू फरीक है, उनको मथुरा के जिला जज के यहां नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करनी होंगी। ये बात आज क्लियर कर दी गई है। मौसूला इतलात के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे केस को मथुरा के जिला जज को रिमांड बैक करने को कहा और इतना ही नहीं, सिविल कोर्ट ने जिस सिविल कोर्ट को खारिज कर दिया था, जिस सिविल सूट को खारिज किया था, वहां सिविल कोर्ट के अंदर आज फिर जब बात हुई तो फैसले के खिलाफ श्री कृष्ण विराजमान ने जिला जज के यहां नजरसानी अर्जी दाखिल की थी, यानी इस पूरे मामले को दोबारा से नए सिरे से देखा जाए, और जिला जज ने सिविल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, फिर से समाअत का हुक्म पास किया था और जिला जज के इसी हुक्म को ईदगाह ट्रस्ट कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में चैलेंज पेश किया था। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने फैसला किया और इस मामले पर नए सिरे से समाअत की जाए और इससे कब्ल श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीनी तनाजे में अदालत का हुक्म भी सामने आ चुका है। शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के हुक्म पर अदालत ने रोक लगा दी थी और हिंदू सेना चीफ विष्णु गुप्ता की अर्जी पर सीनियर डिवीजन कोर्ट के जरिए जो अमीनी सर्वे का हुक्म था वो तो पहले दिया गया था, लेकिन अब रोक के बाद शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के लिए अमीन मुतनाजा मकाम पर नहीं जाएगा, यह क्लियर कर दिया गया। फास्ट ट्रैक सिविल सेंटर डिवीजन कोर्ट के जज ने समाअत के दौरान अमीनी सर्वे पर रोक लगाई थी, लेकिन इस पूरे केस को नए सिरे से और एक ही फाइल में इकट्ठा करके तमाम दलाइल दोनों फरीकैन अदालत में बेंच के सामने रखेंगे और नए सिरे से इसकी समाअत होगी, यह क्लियर कर दिया गया है। लेकिन यह भी साथ में समझ आता है कि 2024 से पहले पहले जब बात अदालत में पहुंची है तो बाहर भी, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और मुल्क के बाकी रियासतों में इंतखाबात से पहले और बाद में इंतखाबात की कैंपेन के दौरान खूब सियासत इस मामले पर होने वाली है। दूसरी खबर भी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम मामला पहुंचा था और अदालत उज़्मा की आईनी बेंच ने एक अहम फैसले में आज कहा कि अदालत उज़्मा को बराह रास्त शादी को कलअदम करार देने का हक है। किसी की शादी तोड़नी है, रिश्ता खत्म करना है, ये अदालत के पास भी डायरेक्टली इख्तियारात हैं। अगर शादी का तसलसल नामुमकिन है, लड़का और लड़की में आपस में बन नहीं रही है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से तलाक का हुक्म दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आर्टिकल 142 के तहत खुसूसी अख्तियारात के इस्तेमाल से मुतल्लिक दिया और आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च अदालत को
तलाक का बराह रास्त हुक्म देने का हक है, यह आज क्लियर हो गया। ऐसी सूरत हाल में बाहमी रजामंदी से तलाक के मामला 6 माह तक इंतजार करने की कानूनी मजबूरी जरूरी नहीं होगी, यानी 6 महीने तक इसको लटकाया जाए, कानूनी लवाजमात पूरी करनी होगी, सारी चीजें जरूरी नहीं कि 6 महीने तक लंबा खींचे। मामलात को सुप्रीम कोर्ट की मर्जी के मुताबिक भी खत्म किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने उस सवाल की समाअत की कि क्या अदालत उज़्मा की शादी को कलअदम करार देने का अदालत के पास हक है। निचली अदालत का जो फैसला है इसके बाद से ही अपील की समाअत करनी चाहिए या नहीं। और 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत गैर मामूली तौर पर टूटी हुई शादियों को मंसूख करने के लिए वसी इख्तियारात का इस्तेमाल कर रही है। ताहम सितंबर 2022 में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर करने पर इत्तफाक किया कि आया वो दोनों पार्टनर्स की रजामंदी के बगैर अलहदा या अलग रहने वाले जोड़ों के दरमियान शादियों को मंसूख कर सकती है या नहीं। 29 सितंबर 2022 को बेंच ने इस मामले पर अपना फैसला महफूज कर लिया था, लेकिन आज क्लियर कर दिया कि कागजात आप दोनों तरफ से लाइए, अगर आप दोनों में बन नहीं रही है तो तलाक हो जाएगा और फैसला अदालत उज़्मा भी कर सकती है। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। नई दिल्ली से ही बड़ी अहम खबर, और यह मामला और ज्यादा सियासी तौर गर्माता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने जहां पर एतवार को ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के सरबराह बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्जामात लगाने वाले पहलवानों को तहफ्फुज फराहम कराया, उन्हें सिक्योरिटी दी, तो दूसरी तरफ ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन तो कर दी गई है, लेकिन जो बच्चियां हैं, जिनने 7 अलग अलग बच्चियां हैं जिनने शिकायत की है कि उन्हें डराया गया, जिनसी तौर हरासा किया गया, मजीद तफ्तीश की जाए, इस केस को यहां वो खत्म नहीं करना चाहती है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हिदायत दी कि वो इन पहलवानों को सिक्योरिटी फराहम करें। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक खातून की इज्जत को मजरूह करने, नजर रखने और बच्चों के तहफ्फुज से मुतल्लिक एक दफा के 10 यानी पॉस्को एक्ट की सेक्शन 10 के तहत जिनसी जराइम के तहत 2 FIR दर्ज की गई। सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया, लेकिन यह मामला यहां रुक नहीं रहा है। एक नाबालिग पहलवान भी इनमें शामिल है। शिकायत कुरंदान ने इससे पहले बयानात रिकॉर्ड करने को कहा गया है। वहीं किसान लीडर भी आ गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातें अब तक आपको नजर आई होंगी। आज नवजोत सिंह सिद्धू इन खिलाड़ियों से मुलाकात करने पहुंचे थे, कल अरविंद केजरीवाल। उसके साथ साथ हमने इससे पहले देखा कि 24 घंटों के अंदर ही ये डेवलपमेंट हुई, जब सुबह सुबह इन खिलाड़ियों की नींद खुली, एक्सरसाइज कंप्लीट की, वापस धरने पर बैठे, 1 हफ्ता मुकम्मल हुआ था तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी हमदर्दी का इजहार करने यहां पहुंच गई। लेकिन आज एक और बड़ा ऐलान हुआ। किसान लीडर और इंडियन किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत भी पहलवानों के साथ हिमायत करने मैदान में उतरेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कल यानी 2 मई को जंतर मंतर दिल्ली पर वो इंसाफ की लड़ाई में इन बच्चों के साथ खड़े होंगे। तमाम पहलवानों को एक PSO दिया जा रहा है। नाबालिग खातून जो है पहलवान हरियाणा में है, ऐसे में दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस से बात करने और PSO को वहां से ही दस्तयाब कराने पर गौर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहलवानों को सिक्योरिटी फराहम की जाए। जिन खवातीन पहलवानों को सिक्योरिटी फराहम करने का पहले से कहा गया, इनमें 1 नाबालिग पहलवान है, बाकी 6 जो बड़े जरूर हैं, लेकिन सिक्योरिटी का मसला जो काफी संजीदा या पेचीदा बन गया था, उस पर कार्रवाई बहुत सख्ती के साथ की गई है। लेकिन मामला अब शायद यहां ठंडे बस्ते में ना जाए, ऐसी सूरत नजर आ रही है। कल से किसान लीडरान भी पहुंचेंगे, हरियाणा से जाट लीडरान पहुंचे हैं। हुकूमत के सामने कई चैलेंजेस है, कार्रवाई साथ साथ चल रही है, बयानात भी आ रहे हैं, लेकिन मामला हल होने के बजाय तूल पकड़ रहा है। चौथी खबर की तरफ चलेंगे। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से या सिक्योरिटी के एतबार से बड़ी अहम खबर। आज भारत सरकार ने एक फैसला लिया और एक बड़ा कदम उठाया और सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस और तहकीकाती एजेंसियों की सिफारिश पर जम्मू कश्मीर में अस्करी ग्रुपों के जरिए इस्तेमाल होने वाले 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया। जो तफसीलात सामने आई, इनमें क्रिपवाइजर, एनिग्मा, सीफवाइस, इसके अलावा विकमी, मीडिया फायर, ब्रायर के साथ बी चैट, नेटबॉक्स, कैनन, साथ ही IMO, एलिमेंट, सेकंड लाइन, ज़ेंगी, ट्रीमा, ये वो तमाम एप्लीकेशंस हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया। और जराए ये भी बताते हैं कदम उस वक्त उठाया गया जब मुतअद्दिद एजेंसियों को यह पता चला कि ऐप्स कश्मीर में मिलिटेंट तंजीमें या ममनू तंजीमें जो है अपने हामियों और बलाई वर्करों से या OGW से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बातचीत होती है। हुकूमत को यह पता चला है कि इन ऐप्स के भारत में नुमाइंदे दफातर मौजूद हैं।
साथ ही इनसे मालूमात हासिल करने के लिए राब्ता नहीं किया जा सकता। एजेंसियों ने मुख्तलिफ सतहों पर ऐप इंतजामिया से राब्ता करने के लिए कोशिशें भी की, लेकिन भारत पर राब्ता करने के लिए कोई दफ्तर मौजूद नहीं था। और जरा ये भी बताते हैं कि रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें एक से ज्यादातर ऐप्स सार्फिन को गुमनामी फराहम करने के लिए बनाई गई थी, यानी जहां यूजर इसे इस्तेमाल करता वो लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती। इनके फीचर्स ही इनसे इस तरीके से थे और इनसे मुंसलिक इदारों को हल करना बहुत मुश्किल हो गया था, चाहे कवानीन या गाइडलाइंस हमारे सामने ऑलरेडी सोशल मीडिया यूजर्स के लिए थी। वजारत दाखिला को मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से पता चला, रिपोर्ट्स पहुंची और ये मोबाइल ऐप्स मिल्टन और इनसे वाबस्ता अफराद को राब्ता कायम करने और मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने में मदद फराहम करती हैं। साथ ही सीनियर इंटेलिजेंस ओहदेदार या डिपार्टमेंट के अंदर जराए बताते हैं इन ऐप्स को जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स प्रोपेगेंडा फैलाने, नौजवानों को भड़काने, हालात को खराब करने, मुल्क या रियासत मुखालिफ कामों में इस्तेमाल में लाते थे। इन ऐप्स को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की दफा 69 के तहत ब्लॉक कर दिया गया है। 14 अलग अलग है। इसी तरह गुज़श्ता कुछ सालों में भी भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर भी मिलिटेंसी या मवासलाती नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश की है। इनमें एक कोशिश ये भी है जहां पर इन ऐप्स को कोई इस्तेमाल करके मुल्क या रियासत मुखालिफ काम न करे और सिक्योरिटी एजेंसियों को जो खदशात थे उनको सामने रखते हुए कई तंजीमें जो TRF हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, मज़ाहमती महाज के अरकान, इस्लामाबाद के हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी बागी ग्रुप है, कैनेडियन मैसेजिंग ऐप है और नेटबॉक्स जो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इनके जरिए हालात को या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश थी, तो उसको नाकाम बनाने के लिए कोशिश आज हुई है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर इन 14 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। 5वीं और बड़ी खबर आपके सामने वो है जम्मू के अंदर रेलवे स्टेशन के हवाले से। ये वो रेलवे स्टेशन है जहां पर यात्रा अब शुरू होने जा रही है। आने वाले दिनों में माता वैष्णो देवी के दरबार में और तादाद ज्यादा बढ़ेगी। यात्रियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। 25,000 से ज्यादा लोग जो श्रद्धालु हैं या अकीदतमंद हैं हर गुजरते दिन के साथ माता के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जम्मू रेलवे स्टेशन पर पानी की शदीद किल्लत जो परेशानी का सबब है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 पर पानी नहीं है। 4 मकामात पर पीने का पानी का इंतजाम रखा गया था, इनमें से 2 खाली हैं, नल सूख गए हैं, बैतुल खला भी बंद है। जो टॉयलेट्स बनाए गए थे, जो कॉम्प्लेक्स तैयार था वो भी खराब। प्लेटफॉर्म 2 की यह हालत है कि मामला रेलवे हुकाम के नोटिस में जो ट्रांसपोर्टर्स भी बता रहे आया, लेकिन बावजूद इसके निजाम में बेहतरी नहीं आई। लोग दुकान से बोतल बंद पानी खरीदने पर मजबूर हैं, जो 15 से 20-25 रुपए उन्हें मिलती है। गर्मियां बढ़ गई हैं, टेम्परेचर और नीचे ऊपर जा रहा है और ऐसे में पीने का साफ पानी एक एक बूंद के लिए ट्रांसपोर्टर्स, टैक्सी से जुड़े हुए लोग या फिर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जिम्मेदारान, यात्रियों को यहां से दीगर इलाकों में भेजने वाले, वो तमाम लोग परेशान हैं। ठंडा पानी तो छोड़ दें, यहां पर गर्म पानी भी आज मिलना बेहद मुश्किल हो गया। एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है, वो भी 15 से 20 रुपए वाली बोतल आज 25 से 30 रुपए मिल रहे हैं, ऐसी इतलात हमारे पास हैं। और इतना ही नहीं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, रेलवे हुकाम हो, जम्मू जिला इंतजामिया हो, सबसे सवाल इस वक्त वो लोग पूछ रहे हैं जो यहाँ ट्रांसपोर्टर्स हैं। सफाई का नामो निशान कुछ एक इलाकों में है ही नहीं, कुछ एरियाज ठीक है लेकिन कुछ एरिया में नहीं। और इतना ही नहीं, दाएं बाएं आप देखेंगे तो यात्री वो भी हैं जो ट्रेन का सफर करके जम्मू पहुंचते हैं या जम्मू से बाहर आते हैं, इनमें मजदूरों की बड़ी तादाद है, वो तमाम लोग भी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रांसपोर्टर्स इल्जाम लगा रहे हैं और कंसर्न अथॉरिटीज के नोटिस में मामला फिर से लाया गया है। उम्मीद है कि जल्द यात्रा से पहले पहले इस मकाम को साफ कर दिया जाएगा। 5 बड़ी खबरें आपके सामने। अब शुरुआत भारत और पाकिस्तान की खबर के साथ। 1 या 2 दिनों का वक्त बचा है। 4 और 5 मई भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मीटिंग होगी या नहीं, इन कयास आराइयों के बीच पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि SCO इजलास के लिए तैयारियां हो रही हैं। शंघाई ताउन तंजीम जो एक इंपॉर्टेंट इजलास है वो तैयार होने जा रहा है और 4 और 5 तारीख को सबसे अहम दिन है। 5 तारीख को गोवा के अंदर इजलास होगा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो इसमें शिरकत कर रहे हैं। सरताज अजीज जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में आखिरी मर्तबा आए थे, उनके बाद ये किसी भी पाकिस्तान के वजारत खारजा के सीनियर ओहदेदार या खुद वज़ीर ख़ारजा या सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं उनमें किसी का दौरा अब तक नहीं हुआ था, जो आज बिलावल भुट्टो का होने जा रहा है सरताज अजीज के दौरे के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आइंदा माह जो पिछले महीने से तैयारियां हो रही थी, इस महीने होने वाले जो इजलास है उसके लिए सबसे खास बात यह है कि 4-5 मई को गोवा में जब SCO की बैठक होगी तो पाकिस्तान की तरफ से कोई शर्त नहीं रखी गई। आमतौर पर मसला कश्मीर उठा लेता था, कुछ और मामलात को डिस्कस पहले ही करने लगता था कि इन चीजों को बात होगी, लेकिन यह भी खबर है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई बातचीत नहीं होगी। दोनों लीडर्स आपस में मुलाकात नहीं करेंगे, जो जरा कंफर्म कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने भी इस तरह की कोई शर्त फिलहाल नहीं रखी है। परसों यानी 3 तारीख के बाद आप देखेंगे कोशिशें और तेज होंगी। गोवा के अंदर ये इजलास होना है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। उससे पहले सूरत हाल ऐसी है
कि कयास रंगियां लगाई जा रही थी कि शायद साइडलाइंस पर मुलाकात दोनों वज़ीर खारजा की हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसे आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा के इजलास में पाकिस्तान की तरफ से एक तवील मुद्दत के बाद शिरकत करेंगे। वफद के हमरा आइंदा माह जो गुज़श्ता माह तैयारियां हुई थी वो इस महीने होने जा रही है और इजलास के मौके पर वो दीगर मालिक के वज़ीर खारजा से मुलाकात करेंगे, लेकिन भारत के वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात नहीं होगी, इस तरह की इतलात हैं। वज़ीर खारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो साल 2016 के बाद भारत का दौरा करने वाले पहले वज़ीर खारजा है और मेंबर डिजास्टर अथॉरिटी जहां पर पहले से ही दिल्ली में एससीओ मालिक के इजलास में वर्चुअल शिरकत कर रहे हैं। जो माहौलियाती तब्दीली के वजीर हैं श्री रहमान, उनने दिल्ली में इससे पहले वर्चुअल शिरकत की थी। 4 और 5 मई को जब इस बार गोवा में इजलास होगा, पिछली हुकूमतों के नुमाइंदे तो जिनमें श्री रहमान का नंबर भी था, उनका नाम भी था, वो जरूर सामने आई थी, लेकिन इस बैठक में कोई दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से बातचीत नहीं होगी। साइडलाइंस पर मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है, इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। और ये सूरत हाल इस वक्त बनी है उन बयानों के बीच कि भारत और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा मिलेंगे। फिलहाल ऐसी ना कोई खबर है, ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ना कोई शर्त रखी है और अगर नई दिल्ली चाहे तो तब बातचीत हो सकती है। बसूरत दिगर आमने सामने टेबल्स पर होंगे, गोलमेज पर बैठेंगे, बातचीत होगी, एससीओ में अपना अपना एजेंडा पेश करेंगे, मीटिंग खत्म हो जाएगी, 24 घंटों के बाद रवानगी इस्लामाबाद के लिए हो जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त थी, लेकिन इस इजलास से पहले G20 इजलास भी हो रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर से। G20 इजलास के लिए तैयारियां चल रही हैं, लेकिन सरकार से विपक्ष सवाल पूछ रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में इस बार इजलास का एक हिस्सा रखा गया है, यानी G20 इजलास की जो 100 से ज्यादा मंदुबीन है वो श्रीनगर के अंदर इजलास करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे मुख्तलिफ मकामात पर उन्हें ले जाया जाएगा। लद्दाख के अंदर भी इजलास हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर से सांसद यानी रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सरकार पर तीखे वार किए, कई अहम सवाल पूछे। जम्मू के अंदर लेबर्स डे के मौके पर एक इंपॉर्टेंट जो इजलास हो रहा था, इस मौके पर उन्होंने कहा कि G20 सिर्फ एक दिखावा है, इसलिए क्योंकि लद्दाख में चीन को दिखाने के लिए और कश्मीर में पाकिस्तान को दिखाने के लिए इजलास किया गया, लेकिन G20 सम्मेलन जम्मू में क्यों नहीं रखा गया। एक और सियासी पंच मारने की कोशिश डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की और बीजेपी को हदफ तनकीद बनाया। जम्मू में डोगरा पहचान खतरे में है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक पिछले दिनों जो ऑर्डर आया था कि गैर मकामी जो अफराद हैं उनके लिए फ्लैट्स बनेंगे, 386 के आसपास फ्लैट्स, उससे पहले एक और बयान आज उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों को बसाकर वोट बैंक यहां पर बढ़ाने की कोशिश है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बाहर के लोगों को तो बसाइए आप, वोट भी उनसे आप लेंगे, लेकिन जम्मू की डोगरा शनाख्त जो है, पहचान है, संस्कृति है, कल्चर है, उसको खत्म करने की एक साजिश है। हुकूमत को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि एक बदकिस्मती की बात है कि लद्दाख और कश्मीर में तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक G20 हो रहे हैं, लेकिन जम्मू को यहां के कायदीन कहलाने वाले लोग इस पर खामोश क्यों है, वो इसको उजागर करने में नाकाम रहे हैं और जम्मू का नजरअंदाज किया गया है। गैर मकामी लोगों की आबादकारी की भी मुखालफत की, ये दावा किया कि डोगरों की शनाख्त खतरे में है और बहुत बदकिस्मती की बात है G20 का इजलास 2 खित्तों में हो, तीसरे खित्ते की आवाम जो एक कसीर आबादी है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक हुकूमत निशाने पर थी, बीजेपी हदफ तनकीद थी। खुद को जम्मू के लोगों का लीडर बताने वाले उन्हें सियासी बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इजलास महज दिखावा है और अगर दिखावा ना होता तो फिर जम्मू के अंदर भी इजलास होता। इन्होंने G20 की मीटिंग रखी, चीनियों को दिखाने के लिए कि लद्दाख हमारा है। और G20 कहां रखी? कश्मीर में। वो जो जम्मू जम्मू कहने वाले थे, जम्मू में क्यों नहीं रखी? क्या जम्मू इनकी जेब में है? यहां भी तो लाते उनको, ये भी तो देखते हमारे लोगों का हाल क्या है। आपकी स्मार्ट सिटी भी देख लेते, थोड़ा सा रघुनाथ मंदिर के भी दर्शन कर लेते तो क्या हो जाता। पत्नी टॉप जाते, वहां तो बहुत बड़ा बाग इन्होंने खोला है, ट्यूलिप गार्डन। अरे ट्यूलिप गार्डन दिखा देते उनको, और तो कुछ नहीं दिखाते। मगर नहीं, और जम्मू के मेहरबान लीडर जम्मू जम्मू जम्मू, उनके मुंह पर ताला लगा। वो भी थोड़ी सी डोगरी सुनते, थोड़े से डोगरी गाने सुनाते उनको। वो
सिपाहिया, क्या सिपाहिया? भला सिपाहिया डोगरिया रस लिया क्या? हम भी देखते हैं उनको नाचते हुए उनके साथ। पावर प्रोजेक्ट बन रहा है किश्तवाड़ में, मजदूर बात से। क्या हमारे लोग इतने बेकार हैं कुछ नहीं कर सकते? आपकी नेशनल हाईवे बन रही है, बाईपास बन रहा है, क्या उस पर हमारे लोग काम नहीं कर सकते? या जो स्मार्ट सिटी बन रही है आपकी, अल्लाह रहम करे स्मार्ट सिटी। मैं तो कान पकड़ता हूं स्मार्ट सिटी जो इन्हें कश्मीर में भी बनाई है, हैरान होंगे आप। सड़कें छोटी हो रही हैं और फुटपाथ बड़े हो रहे हैं। कमाल ये देखिए, आज कौन चलता है मुझे ये बताइए? कितने लोगों को आपने देखा साइकिल चलाते हुए? अगर कोई चलता है तो ठंडी सड़क पे मैंने देखा लोग को चलते हैं। या गांधीनगर में कोई पार्क है, पार्क में चलते, सड़क पे नहीं चलते। सड़क पे डर रहता है कि पता नहीं मोटरसाइकिलों पर चढ़ जाएगा, गाड़ी चढ़ जाएगी, टेम्पो चढ़ जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, आज मजदूरों का दिन भी है, तो आज मजदूरों की बात करते हुए नजर आए कि यहाँ के लोग शायद इतने अहल नहीं थे क्या कि बाहर के लोगों को लाकर आप काम भी दे रहे हैं, सारी चीजें। प्रोजेक्ट्स की बात हो और स्मार्ट सिटी मंसूबे पर भी सवाल उठाए कि अब सड़कें छोटी होने लगी हैं, लेकिन G20 के नाम पर जो कुछ शहर को किया गया है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी निशाने पर इशारों में आई कि फुटपाथ बड़े, सड़कें छोटी। ये पहली बार उन्होंने देखा, जो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं था। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब G20 सम्मेलन पर और जम्मू के लीडरों को हदफ तनकीद बनाया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हिज़्ब इक़्तिदार खामोश रहे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर कल के जो मन की बात प्रोग्राम था, 100वां एडिशन था, उस एपिसोड को लेकर तारीफें की गई, लोगों का शुक्रिया अदा किया गया। तो बीजेपी जम्मू कश्मीर के जो सदर हैं रविंद्र रैना, उन्होंने आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार इसी बयान पर किया और कहा कि फारूक अब्दुल्ला जिन्होंने सूरत हाल को खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन यह उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिन पर बयान जो रविंद्र रैना दे रहे थे, बता रहे हैं कि G20 ये एक फख्र की बात है, 22 से फख्र लम्हा है। लेकिन कुछ लीडरान हैं जिनने माजी में सिर्फ कॉलेज स्कूल बंद करवाए, पत्थरबाजी करवाए, अलहदगी पसंद और इंतहा पसंदी को यहां पर सपोर्ट किया, उन्हें कंधा दिया। वो तमाम चीजें खत्म होकर जम्मू कश्मीर जब खुशहाली की तरफ जा रहा, तो ये लोग भी आज ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये उस बयान का पलटवार बीजेपी के सदर रविंद्र रैना की तरफ से था। G20 राष्ट्र समूह में बहुत बड़े बड़े देशों का नाम आता है और जम्मू कश्मीर को चुना जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करती है। कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर की खुशहाली हासिल नहीं होती, कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर की तरक्की डेवलपमेंट से चिड़चिड़ापन आता है, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है कि जम्मू कश्मीर आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर अमन चैन भाईचारे और मोहब्बत के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो कुछ लोगों के पेट में बहुत तकलीफ हो रही है और उनसे ये खुशहाली बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्योंकि वो घबराहट में है। ऐसे लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, इसलिए इस प्रकार के बौखलाहट में आकर बयान दिए जा रहे हैं। एक तरफ बात, हमारी एक रियासत है, ये वो लोग हैं जिन्होंने। रविंद्र रैना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बात कर रहे थे, लेकिन बात जब मजदूरों की हुई है तो आज के दिन की भी बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल लेबर्स डे पर प्रोग्राम हो रहे हैं। प्रोग्रामों के साथ उन लोगों के हुकूक, उनके मेहनत और रोजगार की बात तो हो रही है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि श्रम दिवस पर जम्मू कश्मीर के अंदर कितने लोगों की ऐसी तादाद है जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं और सरकार की स्कीमों से इस वक्त फायदा उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 12 सालों में रजिस्टर्ड वर्कर्स 50,000 से बढ़कर
51,000 तक पहुंच गए हैं, लेकिन माली मदद में इजाफा नहीं हुआ है। ये कम से कम साफ बात है। बेटियों की शादी के लिए माली मदद भी जो पहले ज्यादा मिलती थी वो कम हो गई है और उस पर भी आज के वक्त में तबसरा करना बहुत जरूरी है। पिछले 12 सालों में जम्मू कश्मीर में बिल्डिंग एंड दीगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर्ड वर्कर्स की कुल तादाद जो है 50,000 से बढ़कर 4,51,000 हुई है। लेकिन इनके लिए शुरू की गई स्कीमों में मिलने वाली माली इमदाद भी जिसमें इजाफा अब तक नहीं हुआ है और बोर्ड में कुल मिलाकर 4,51,761 वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 3,85,270 के आसपास वर्कर्स हैं जो फाल रजिस्ट्रेशन इस वक्त हासिल कर चुके हैं, यानी जो एक्टिव रोल जिनका अभी भी है रजिस्ट्रेशन उनके पास है। बोर्ड की अलग अलग स्कीमों की बात करें तो सिर्फ फाल रजिस्ट्रेशन वाले जो कारकुनान हैं वही दस्तयाब हैं। सरकार ने आखिरी बार 2012 में मजदूरों की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत दी गई जो रकम है इसमें इजाफा किया था, लेकिन 11 वर्षों के दौरान कोई रकम नहीं बढ़ाई गई, वही जो पुरानी रकम थी वही मिलती है। बिल्डिंग एंड दीगर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको तालीम, जच्चगी, तिब्बी और दीगर किस्म की जो इमदाद फराहम करता है, यहां आज के वक्त में भी कई सवालात हैं। मार्बल वर्कर्स यूनियन के सरबराह भी आज बताते हैं कि महंगाई के दौर में जहां पहली जमात के बच्चे की तालीम का खर्चा 1 लाख तक पहुंच गया है, पहली से 5वीं जमात तक के बच्चों को बोर्ड की जानिब से सालाना फीस के तौर पर सिर्फ 2500 रुपए मिल रहे हैं और 6ठी से 8वीं जमात तक के 3500 रुपए और 9वीं से 10वीं जमात के लिए 4500 रुपए और 11वीं से 12वीं जमात के लिए 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जो काफी नहीं है। प्राइवेट या सरकारी तालीम बहुत महंगी है जो इस वक्त मजदूरों के बस से बाहर है, लेकिन उन मजदूरों की बात करना भी बहुत जरूरी है जो रजिस्टर्ड है, लेकिन इनकी नरकों में साल 2012 से आखिरी मर्तबा इजाफा हुआ था, तब से अब 11 से 11.5 साल हो गए, कोई तब्दीली नहीं हुई है। अब रजिस्टर्ड कारकुनान की तादाद 4,51,000 तक पहुंच गई है, मगर जहां वर्कर्स की तादाद बढ़ रही है, आज उनके लिए प्रोग्राम्स हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है, उनकी बेटियों की शादी की बात की जाती है, तो माली मदद कौन देगा, ये एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल आज मजदूरों ने गुलिस्तान न्यूज के जरिए सरकार से पूछा कि आप कल तक जो डेली वेजेस की बात करते थे, डेली वेजेस एक्ट की बात करते थे, वो सारी चीजें बालाए ताक रखकर जैसे मजदूरों को आज भी आप परेशान करते हैं और सड़कों पर आने के लिए मजबूर करते हैं, उसकी जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी कौन तय करेगा? चंद सवालात और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो जी, जो जम्मू कश्मीर में जो 50% से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, इससे हमारे जम्मू कश्मीर के जो हज़ारों वर्कर जो हैं वो बेरोज़गार हो गए। बेरोज़गार होने से उनके घरों के चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं और उनके बच्चों की फीसें तक स्कूल में नहीं जा रही हैं। आज डॉक्टर साहब ने भी ठीक कहा और सब लोगों ने यही कहा कि ये जो बाहर के लोग थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में फैक्ट्रियाँ लगाई इसलिए कि इनको सब्सिडी मिली थी, और आज जितनी भी फैक्ट्रियां बंद हुई ये सब बाहर के लोग थे, इन्होंने फैक्ट्रियां बंद की, सब्सिडी खाई, जम्मू कश्मीर का जो पैसा था वो इन्होंने ठगा और वापस चले गए। जम्मू के जो लोकल लोग थे जिन्होंने यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाई हुई थी, उन्होंने बड़े कम यहाँ पर फैक्ट्रियां बंद की हैं। ये जितने लोग भी फैक्ट्री बंद करने वाले थे ये सारे बाहर के थे। देखो, आज वर्कर के साथ जो इंसाफ होना चाहिए वो इंसाफ जिसके लिए हमने युद्ध लड़ा था, जो आज के दिन हमें कुर्बानियाँ दे के मिला था, वो आज इंसाफ हमें नहीं मिल रहा है। उसमें ये है कि आज मेरा जो वर्कर है जो बंधुआ मजदूर की तरह है, आज बंधुआ मजदूर की तरह है, उनको पता ही नहीं है, 12-12 घंटे काम करता है। हमने युद्ध इसलिए नहीं लड़ा था कि 12 घंटे काम करेंगे, हमने युद्ध इसलिए लड़ा था इस दिन के लिए कि कम से कम 8 घंटे काम करेंगे, उसका हमें उजरत पूरा मिलेगा, तनख्वाह पूरी मिलेगी। आज 12 घंटे काम करते हैं मेरा मजदूर, और मजदूर को मिलता क्या है 4 घंटे में। कानून ये कहता है कि अगर 12 घंटे काम कर रहा तो 4 घंटे का ओवर टाइम डबल मिलना चाहिए। लिहाजा आज मजदूर 12 घंटे काम करता है तो उसको क्या मतलब सिंगल ओवर टाइम मिलता है। तो ये बंधुआ मजदूर की तरह नहीं। जहाँ तक बात है मजदूरों की डिमांडों की, हम हर वक्त मजदूरों की हर डिमांड को पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं। खास तौर से उनकी मेन यही डिमांड होती है कि लेबर कार्ड जो है उनका सही वक्त पर बन जाए, रिन्यू हो जाए, और जो उनको पैसे हैं बच्चों की पढ़ाइयों के लिए, बीमारी के इलाज के लिए या डेथ असिस्टेंस के लिए वो टाइम से मिल जाए। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो सारी सर्विसेज हैं वो आज ऑनलाइन हो चुकी हैं और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत कवर्ड हैं। तो अगर हम ना भी चाहें, हालांकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनको टाइम पे चीज़ें ना मिलें,
लेकिन अगर हम ना भी चाहें तब भी हमें समय से पहले वक्त रहते रहते उन्हें हर वक्त उनकी ये मजदूरों की बात थी। रजिस्टर्ड मजदूर पहले 50,000 थे और 12 सालों में इजाफा हुआ है 4 से 4.25 लाख के आसपास। लेकिन अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, बच्चों के लिए जो शादी के लिए उन्हें पैसा मिलता है उसमें भी कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं। और दूसरी बात, 2012 में जो आखिरी मरतबा इमदाद बढ़ी थी उसमें कोई फर्क अब तक महसूस नहीं किया जा रहा, क्योंकि 2012 कहां खाने पीने की चीजों के रेट्स थे और महंगाई इन 10 सालों में कितनी बड़ी है वो भी हमारे सामने आदाद शुमार है। ये एक तरफ की बात, सरकार यहां पर तवज्जो नहीं दे रही। लेकिन कुछ ऐसी इमारतें भी हैं जहां सरकार का बिल्कुल भी फोकस नहीं है। सरहदी जिला राजौरी आपको लिए चलते हैं। थन्ना मंडी की वार्ड नंबर 6 है, सनोला पंचायत, छड़ंग ब्लॉक, जहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की ज़ेरे तामीर जो इमारत है वो इस वक्त मवेशी खाने में तब्दील हुई है। यानी जहां पर सरकारी अफसरों की कुर्सियां होनी चाहिए थी वहां पर गाय, भैंस और बाकी जो मवेशी है वो बांध दिए गए हैं। एसएचओ थन्ना मंडी ने 16 मवेशी अपनी तहवील में लिए हैं, कार्रवाई शुरू की है और एक कब्जा जिस तरीके से जमाया गया उस पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की इमारत का काम हमारी जानकारी के मुताबिक 2017 और 18 में शुरू हुआ, जबकि इस इमारत पर अब तक 30 लाख के करीब खर्चा करने के बाद काम बंद कर दिया गया। अब यह इमारत मवेशी खाने में, या यूं कह सकते हैं कि पशुओं का मेला यहां पर लगा है, यहां तब्दील हो चुकी है। मवेशियों को लेकर एक शख्स सामने आया, पुलिस ने मवेशी अपनी तहवील में लिए, कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन जवाब यहां पर कौन देगा? जिम्मेदारी जो तय करने की बात होती है, निजाम में शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की जो बात होती है, एहतिसाब की जो बात होती है, वो सिर्फ कागजों तक महदूद है। क्योंकि जमीनी हालत क्या है, गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा जमशीद मलिक आपको इस कहानी में बताएंगे। सीधा राजौरी चलते हैं। वो इमारत जिस पर सरकार ने 30 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन सरकारी अफसर नहीं, सरकारी कर्मचारी नहीं, मुलाजिम नहीं, आज इस इमारत के अंदर माल मवेशी रखा गया है। कैसे कब्जा जमाया जाता है और इंतजामिया को कानो कान खबर नहीं। आज जब गुलिस्तान न्यूज के जरिए खबर कान लगी तो उसके बाद सीधे जाकर पुलिस ने भी अपना काम शुरू किया। शायद सिविल इंतजामिया भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया भी होश के नाखून ले। प्रोग्राम के आखिर में ये खास रिपोर्ट देखिएगा। इस वक्त एक मवेशी खाने में नहीं, बल्कि आप देख सकते होंगे पूरा मवेशी खाना आपको नजर आएगा। मगर ये राजौरी के थन्ना मंडी इलाके की वार्ड नंबर 6 शुड़ुंग इलाका है, जहां 2017-18 में महकमा दही तरक्की की तरफ से ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की इमारत का काम शुरू किया गया था, जिस पर 50 लाख के करीब के इसके टोटल लागत थी, जिसमें 30 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा इस पर किया गया। और आज ये पूरा मवेशी खाने में तब्दील हो चुका है और उसके हर एक कमरे के अंदर बड़ी तादाद में जानवर आपको नजर आएंगे। हालांकि ये जानवर किसके हैं ये भी हम नहीं कह सकते, चोरी के हैं या किसी व्यापारी के हैं या कि लोगों ने बांधे हुए हैं, किसके हैं ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके आसपास काफ़ी अरसा से हम खड़े हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा। मगर उसके बावजूद आप देख सकते होंगे इस इमारत के बाहर से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि गंदगी ही गंदगी इस इमारत के अंदर। लाखों रुपए खर्चा सरकार की तरफ से किया गया इस इमारत को बनाने के लिए, मगर ये इमारत आज मवेशी खाने में तब्दील हो चुकी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह आपको भैंसें ही भरी हुई नजर आएंगी हर तरफ। यहाँ इसके जानवर मैं आपको दिखा सकता हूँ अंदर दोबारा, क्योंकि इसके अंदर रूम के अंधेरा बहुत ज़्यादा है, जिस कारण मैं सभी रूम आपको नहीं दिखा सकता हूँ। मगर जो जो नज़र आ रहे हैं वो इलाके में आपको ज़रूर दिखाऊंगा अंदर की तरफ कि इसके अंदर कितना जानवर आपको नजर आएगा, क्योंकि इसके हर एक रूम के अंदर बड़ी तादाद में जानवरों को बांध के रखा गया है। हालांकि वार्ड नंबर 6 थन्ना मंडी शुड़ुंग इलाका है, जहां जिसके मैं बता रहा हूं कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की इमारत ये बनाने का काम शुरू किया गया था 2017-18 में। उस वक्त इसका संगे बुनियाद रखा गया और काम शुरू किया गया। मगर काम शुरू करने के बाद ज़राइक से जो खबर सामने आ रही है कि 30 लाख से ज़्यादा का खर्चा इस पर किया गया, मगर आज ये इमारत पूरी तरह जानवरगाह में तब्दील हो चुकी है। और मैं आपको ये दिखाऊं कि इस वक्त इस पूरी इमारत के आसपास आपको कोई भी शख्स नजर नहीं आएगा, मगर जिस तरह मैं ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर जानवर ही जानवर आपको भरे हुए नजर आएंगे। और ये किसके जानवर हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि बड़ी संख्या में इसके अंदर जानवर हैं। हालांकि ये एक पता देखने की चीज़ है कि जानवर चोरी के हैं या किसी व्यापारी ने बांध के रखे हुए हैं या लोगों ने अपने जानवर यहाँ बांध के रखे हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। मगर आप देख सकते होंगे कि महकमा दही तरक्की की कारकर्दगी इन दूर दराज इलाकों में किस तरह की है।
बीडीसी बिल्डिंग के अंदर बांधे गए जानवरों पे पुलिस ने की फौरी कार्रवाई। एसएचओ थाना मंडी अपनी टीम के हमरा इस वक्त सपाट पर पहुंचे हुए हैं और पूरे इस इलाके का जायजा ले रहे हैं। जानवरों की गिनती की तादाद की जा रही है। इसके बीच में एक शख्स अब जरूर सामने आया जो ये क्लेम कर रहा है कि जानवर इसके हैं। हाल ये पूछताछ का विषय है और पुलिस का विषय है कि पुलिस इसमें किस तरह इसे पूछताछ करती है। मगर बड़े सवाल जरूर हैं कि कई अरसा से इस इलाके में ये जानवर इस सरकारी बिल्डिंग के अंदर बांधे जा रहे थे, मगर किसके जानवर थे। जिस तरह मैंने पहले कहा कि थोड़ी देर पहले ये शख्स जरूर हमारे सामने आया है। इसने ये क्लेम किया कि जानवर इसके हैं और इससे भी पूछताछ पुलिस का काम क्या है वो पुलिस का विषय रहेगा। मगर एसएचओ थाना मंडी ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन जानवरों की गिनती का सिलसिला फिलहाल शुरू किया और उसके बाद इनको यहां से ले जाया जाएगा। निसार खान के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज।